सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 52. एक बार हो गया था 52, मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए. सो विच जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन? उसका आंसर था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. किया था लास्ट टाइम. क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये भी किया था लास्ट टाइम. देन ओके, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पॉलन ग्रेन? तो सेल्स कितने होते हैं? 2. अच्छा, मुझे जरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताएंगे आप लोग? एक बार रिवाइज कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अरे सॉरी, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक बार देख लेते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? इट इज द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर. किसमें से बनेगा माइक्रोस्पोर? पॉलन मदर सेल में से बनेगा. कैसे? मियोसिस से. अब मियोसिस के बाद क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल टेट्राड बनेंगे. टेट्राड मतलब कितने सेल्स बनेंगे? 4 बनेंगे. अब साइटोकाइनेसिस में भी सक्सेसिव और साइमल्टेनियस. देखो, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा. ठीक है, तो हो सकता है कि वो साथ साथ में होता गया, या हो सकता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ. जो भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट? यू गेट अ टेट्राड. अब ये टेट्राड 5 तरह के हो सकते हैं. कौन से 5 तरह के? टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकसेट, टी शेप्ड एंड लीनियर. सबसे कॉमन वाले कौन से हैं? टेट्राहेड्रल. अब सपोज सक्सेसिव टाइप है, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ, तो क्या हुआ? पहले मियोसिस 1 होगा and the cell wall is formed after meiosis 1 as well as meiosis 2. तो कितने सेल्स मिलेंगे आपको? टोटल 4 सेल्स मिलेंगे, है ना? पहले एक सेल में से 2 न्यूक्लियस हुए मियोसिस 1 में, फिर 2 न्यूक्लियस में से 4 न्यूक्लियस हुए आफ्टर मियोसिस 2, और उसके बाद सेल वॉल इज लेड डाउन. तो आपको क्या मिल गया? आइसोबाइलेटरल पॉलन टेट्राड मिल गया. अब ये जो आइसोबाइलेटरल पॉलन टेट्राड है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. याद रखेंगे आप लोग? Yes or no? हाँ. Okay. So that is about successive type. Simultaneous type में क्या हुआ? Each nuclear division in microspore mother cell is followed by cell wall formation. तो जैसे ही 1 का 2 हुआ, तुरंत सेल वॉल बन गया, फिर 2 का 4 हुआ, तुरंत सेल वॉल बन गया. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो टेट्राड बनेगा, कितने तरीके से बन सकता है टेट्राड? 2. Which are the 2 types? Successive type and simultaneous type. Clear है इतना? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. और नीचे जाते हैं. Okay, now look at this potential. Let me take a pointer. So यहाँ पे आपका है potential pollen, या तो पोटेंशियल माइक्रोस्पोर, या तो उसको बोल दो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, सब एक ही चीज है. ठीक है, उसमें से क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना. उसमें से क्या बना? पॉलन ग्रेन बना. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अच्छा, ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सेल्स प्रेजेंट हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू में. उनका फिर क्या हुआ? मियोसिस हुआ. फिर क्या बना? 4 सेल्स बने. और वो 4 सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है. साथ में ही रहेंगे वो. देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था? डिफरेंशिएट. मेगा में क्या हो रहा था और माइक्रो में क्या हो रहा है? कम ऑन. मेगा में 3 डीजनरेट हो जा रहे थे, सिर्फ एक ही बचा था फंक्शनल, है ना? यहाँ पे चारों साथ में रहेंगे. पर जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है. वो ड्राई हो जाएंगे और फिर वो डिसोसिएट करेंगे, फिर उसका डिहाइसेंस होगा, मतलब वो स्प्रेड हो जाएंगे इधर उधर. ठीक है, सो टेट्राड सेल विल सेपरेट. सो दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन अ नटशेल. अगर आपकी नोटबुक में आपने इसको नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ठीक है, ओके. लेट अस गो डाउन.
अच्छा, मैंने आपको बताया कि 5 तरह के पॉलन ग्रेन्स होंगे। टेट्राड्स जो बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन का जो ग्रुप है वो कितने तरह के होंगे यहाँ पे देख लीजिए। सो दिस विल बी, you can have tetrahedral, isobilateral, decussate, linear and T-shaped. Clear है? Yes. Okay. Let's go down now. The microspores are separated from the tetrahedral arrangement and then they are surrounded by the 2-layer wall. तो पहले तो टेट्राड बना, फिर वो मैच्योर हुआ, उसके लिए मैच्योर होने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको ड्राई होना पड़ा, है ना, और फिर उसका डिहाइसेंस हुआ। पर उसके पहले क्या होगा, वो जो अलग अलग हुए हैं, दे विल बी सराउंडेड बाय अ 2-लेयर्ड वॉल। क्या क्या कौन से लेयर्स हैं वो वॉल में, वो भी देख लेते हैं। लेट मी टेक माय पॉइंटर। ओके, तो 2-लेयर्ड वॉल, आउटर वॉल को क्या बोलेंगे, एक्साइन, इनर वॉल को क्या बोलेंगे, इंटाइन, एंड pollen grains are the first cells of the male gametophyte। तो याद रखेंगे एक्साइन, इंटाइन। और आपको ये भी पता है कि एक्साइन जो वॉल है उसके अंदर एक प्रोटीन है विच इज अ वेरी रेसिस्टेंट प्रोटीन। क्या नाम है उसका, Sporopollenin. very good, it is Sporopollenin. sporopollenin। Okay, now the tapetum gets used up and the anther becomes dry। अब क्या होगा, अब उसका डिहाइसेंस होगा। अब यहाँ पे all the 4 nuclei in the tetrad remain functional to form 4 microspores। जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि इतना सेल है तो उसमें से कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो आप उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स। अगर 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं तो आपको पॉलन ग्रेन्स कितने मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स कितने मिलेंगे, 100. वेरी गुड, 25 into 4 100। लेकिन अगर 25 मेगास्पोर सेल्स हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, तो मेगास्पोर कितने मिलेंगे, 25. 25, वेरी गुड। ऐसे कैलकुलेशन वाले सम्स हमने किए हुए हैं, मैंने बहुत बारी टेस्ट में भी पूछे हैं। ओके, सो ऑल द 4 न्यूक्लियाई रिमेन फंक्शनल। नाउ इन सम केसेस ऑल 4 पोलन्स रिमेन अटैच्ड टू अ, अटैच्ड मतलब वो सेपरेट नहीं होंगे, साथ में रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड पॉलन ग्रेन। एग्जांपल है इसका जंकस जेट्रोफा। तो कहाँ पे सारे पॉलन ग्रेन साथ में रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे, द एग्जांपल इज जेट्रोफा। ओके, देन इन फैमिली एसएल, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। स्क्रीन सही से विजिबल है ना सबको, बड़ा करूँ थोड़ा या, Yes. नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं नहीं ये सही है ना, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज वहीं करो जहां जरूरी हो, सब जगह मत करो। ओके, एनीवेज, सो पॉलन ग्रेन्स वेरी इन शेप। मैंने कुछ बहुत ऊपर तो नहीं कर दिया, एक मिनट, हाँ देखो मैं बहुत नीचे आ गई, एक लाइन छोड़ दी मैंने। ओके, इन फैमिली, क्या नाम है ये फैमिली का, Acelpiedaceae and Orchidaceae, माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन पॉलिनियम। तो यहाँ पे ये पॉलिनियम क्या है, it is the mass of pollen grains present in each anther lobe, and as the pollinium is attached to the pollinating agent, the entire mass of pollen grains is transferred as a unit। क्या मतलब हुआ इसका, देखो 3 केसेस देख लिए हमने। एक में तो pollen grains अलग अलग हो गए, एक में pollen grains कंपाउंड रहे जंकस में, और दूसरे में क्या हुआ, दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द एंथर लोब। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलिनियम। तो जब भी इंसेक्ट्स ट्रांसफर करेगा उसको, इट इज ट्रांसफर्ड एज अ सिंगल यूनिट विच इज नोन एज पॉलिनियम। इट इज नॉट ट्रांसफर्ड एज पॉलन ग्रेन, इट इज ट्रांसफर्ड एज पॉलिनियम। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, yes or no? Yes. Okay, now coming to pollen grains। तो pollen grains कैसे होते हैं, अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, जनरली राउंड होते हैं। साइज क्या है उसकी वो भी देख लेते हैं, आप बताइए क्या साइज है, 25 to 30, 20 to 25.
हाँ 25 to 30 माइक्रोमीटर है, हैप्लॉइड है, यूनिसेल्यूलर है, सिंगल लेयर, 2 वॉल्स हैं, एक्साइन और इंटाइन। तो वो जो वॉल है उसके लिए एक क्यूमुलेटिव टर्म क्या है, दोनों वॉल को मिला के क्या बोलोगे, स्पोरोडर्म। स्पोरो comes from the word spore and derm comes from the word outer layer। जैसे हमारी जो स्किन है इट इज डर्मा, ओके। आउटर लेयर कैसा है, थिक। एक्साइन बोलेंगे उसको, किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का। इनर लेयर कैसा है, थिन। इंटाइन बोलेंगे किसका बना हुआ है, पेक्टोसेल्यूलोज का, ओके। एक्साइन इज थिक, स्कल्पचर्ड और स्मूथ। आपकी बुक में शायद अलग अलग पिक्चर्स भी दिए हुए हैं पॉलन ग्रेन के, वो कैसे दिखते हैं, ओके। अब इट इज क्यूटिक्युलराइज्ड एंड क्यूटीन इज ऑफ स्पेशल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसके आजू बाजू उसको सराउंड करता हुआ एक क्यूटिकल है। वो क्यूटिकल किसका बना हुआ है, क्यूटीन। क्यूटीन इज अ नेम ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन। क्या खास है स्पोरोपोलेनिन में, इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। उसको आप एसिड में रखो, बेस में रखो, एंजाइम्स में रखो, मतलब जब लोग खा पी जाते हैं पॉलन को, सपोज किसी एनिमल ने पॉलन को खा लिया तो भी वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, एंड इट स्टिल होल्ड्स द कैपेसिटी टू पॉलिनेट एंड जर्मिनेट। समझ में आई बात आपको, यस और नो? बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, तो ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा इसलिए जरूरी है, सो इट आल्सो possesses प्रोटीन्स फॉर एंजाइमेटिक एंड कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। वैसे तो वो बहुत रेसिस्टेंट है, लेकिन जब स्टिग्मा पे गिरा तब क्या होना चाहिए, जर्मिनेट होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय it has enzymatic and compatibility reaction, okay। एक्साइन का वापस किसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनर इंडेक्साइन एंड आउटर एक्टेक्साइन। फिर एक्टेक्साइन को वापस डिवाइड करेंगे कितने लेयर्स में, इनर कंटिन्यूअस फुट लेयर, मिडल डिसकंटिन्यूअस बैक्यूलेट लेयर एंड आउटर मोस्ट डिसकंटिन्यूअस टैक्टम। अच्छा मुझे ये बताइए, so enzyme का differentiation is not given in the textbook, so we can skip it for now। जब नीट करेंगे तब उसको कंसिडर करेंगे। तो then pollen grain के अंदर it contains a regions of pore और a furrow। तो एक ऐसी जगह है जहां पे enzyme absent है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप germ pore बोलेंगे। When these areas are elongated, they are known as germ furrow। तो अगर एक छोटा सा पोर है तो germ pore, अगर वो लंबा है तो उसको बोलेंगे germ furrow। Then we come to intine। तो intine कैसा है, thin and elastic, किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। जब pollen grain germinate होगा तब क्या होगा, during pollen germination it is the intine that extends out to form the pollen tube। तो आपको समझ में आया, या मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं, ये आपका एक्साइन था, सॉरी वो इंटाइन था जो मैंने ड्रॉ किया, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये एक्साइन था। अब यहाँ पे एक जगह है जिसको आप बोलोगे जम्पोर, तो जम्पोर में से इंटाइन ऐसा होगा जो आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्लियर है? यस। ओके। फिर the cytoplasm of the pollen grains is rich in starch and unsaturated oil। unsaturated oil का मतलब डबल बॉन्ड्स वाले ऑयल, जनरली सारे ऑयल्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं। so they are initially uninucleate and later they become 2 to 3 cell stages। now we will consider about different species। तो Calotropis, इन कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड्स, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं अपने स्क्रीन को, ओके। सो कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में क्या हो रहा है, pollen of each anther lobe forms a characteristic mass called pollinium। तो pollinium कहां पे प्रेजेंट है, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में प्रेजेंट है। pollen grains can be
मोनोक्लोपेट मतलब जिसमें एक ही जर्म पोर है, या बाइक्लोपेट जिसमें 2 जर्म पोर है, और तीसरा ट्राइक्लोपेट जिसमें 3 जर्म पोर्स है। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। And the branch of study of pollen is known as palynology. What is it known as? Palynology. This term is also not there in NCERT textbook. You can remember it for your name. चलो डायग्राम देख लेंगे. So here is your pollen grain. क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? एक्साइन दिख रहा है, इंटाइन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? यहाँ पे जर्मिनल फरोज दिख रहे हैं. अब यहाँ पे ये जो इंटाइन है वो जर्म पोर में से ग्रो कर जाएगा, एंड दैट इज हाउ पॉलन ट्यूब विल जर्मिनेट. क्लियर है? आगे जाने दो. यस मैम. ये बहुत ज्यादा डिटेल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं. सो दिस इज द कैविटी एंड इट इज हैविंग डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे उसकी वॉल में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है, और अंदर एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन है, और अंदर फैटी सब्सटेंसेस और स्टार्च है, ऑब्वियसली फॉर इट्स जर्मिनेशन. ओके, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ये पढ़ना पड़ेगा. ईच पॉलन ग्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स. हाउ मेनी सेल्स? 2 सेल्स. कौन से? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल. आई शुड से अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, और अनइक्वल डिवीजन से जो बन रहा है, बड़ा वाला सेल होगा वेजिटेटिव और छोटा वाला होगा जनरेटिव. क्लियर है? यस. ओके. तो जब न्यूक्लियस आगे जाके पॉलन ग्रेन का जब मेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट होगा, तब सबसे पहले क्या होना है? फर्स्ट न्यूक्लियस विल इंक्रीज इन द साइज एंड देन माइटोसिस टेक्स प्लेस. देखो मियोसिस हो गया. मियोसिस कब होगा? सिर्फ तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब गैमेट्स बन गए. उसके बाद मियोसिस विल नॉट हैपन. तो अब क्या होगा? अब माइटोसिस होगा. माइटोसिस की वजह से 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. जो बड़ा वाला है उसको वेजिटेटिव बोलोगे, या तो ट्यूब सेल बोलोगे. छोटा वाला है उसको जनरेटिव बोलोगे. अच्छा, हम यहाँ पे डॉटर सेल ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, पर ये बात किसकी हो रही है? मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात नहीं हो रही है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके. इन प्लांट्स सच एज सीरियल्स, मेल gametes, let me take the pointer. In plants such as cereals, the male gametes form while the pollen is still within the anther. In those cases, the pollen is shed at 2 cell stage, that is generative cell, divides after pollen has landed on the stigma. तो देखो बाकी सब में तो ऐसा होगा कि पहले pollen डस्ट करेंगे स्टिग्मा पे, उसके बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा इनटू मेल गैमेटोफाइट. सीरियल्स में, सीरियल्स मतलब जो अनाज खाते हैं, मकई, बाजरी, व्हीट, राइस, वो सारी चीजों, तो उसमें क्या होगा? पहले ही डेवलपमेंट हो गया. तो मेल गैमेट्स कब बन गए? जब पॉलन अभी भी एंथर में है, तभी उसका डिवीजन हो गया जनरेटिव सेल में और वेजिटेटिव सेल में, बिफोर इट हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा. Okay, the cytoplasm of generative cell does not contain much of the stored food material. तो उसके पास इतना फूड मटेरियल नहीं है कि वो बहुत लंबा जाएगा. फूड मटेरियल कहाँ स्टोर्ड है? ओव्यूल के पास स्टोर्ड है. इसको बस फर्टिलाइजेशन तक सरवाइव करना है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द stored material that is present in female gamete. Okay, cytoplasm, fat, starch and protein granules are present in the vegetative cell. तो जब हम 2 सेल्स की बात करते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव, तो सारा का सारा स्टोरेज कहाँ पे है? वेजिटेटिव में. और न्यूक्लियस जो जाके फर्टिलाइज करने वाला है वो कहाँ पे है? जनरेटिव में. अच्छा, आगे जाके हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तब आप ध्यान रखना कि 2 न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहे हैं. जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है रिवीजन के पहले, दे माइट रिमेम्बर. यस और नो? यस और नो? यस. ओके. सो आगे जाके ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला है. ठीक है. पॉलन प्रोडक्ट्स, पॉलन वायबिलिटी, एलर्जी, हाँ इतना कर लेते हैं, फिर फीमेल आ जाएगा. तो पॉलन के प्रोडक्ट्स ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पॉलन्स आर वेरी न्यूट्रिशियस. क्या क्या होता है पॉलन ग्रेन्स में? बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है,
अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स एक्सेट्रा. दे आर पैकेज्ड एंड दे आर सोल्ड. जनरली कौन लेते हैं? एथलेट्स लेते हैं जिनको हाई स्टेमिना की जरूरत है. रेसिंग हॉर्सेस को भी फीड करते हैं. इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ pollen creams. So pollen grains have the capability to protect themselves from UV rays and they are used in creams, emulsions. तो ये क्रीम्स और इमल्शंस का क्या करेंगे? दे आर स्टोर्ड एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ताकि आपकी स्किन यूवी रेज से डैमेज ना हो जाए, स्मूथ रहे, नरिश्ड रहे. ओके ओके. ये जो पॉलन ग्रेन बना, ये कब तक वायेबल रहेगा? वायेबल का मतलब क्या है? कब तक ये जर्मिनेट कर पाएगा स्टिग्मा पे? तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे. जैसे ही पॉलन ग्रेन एंथर से डिटैच हुआ, 30 मिनट्स तक वो वायेबल रह सकता है. 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा? इट हैज टू लैंड ऑन अ स्टिग्मा एंड इट हैज टू जर्मिनेट देयर. जैसे ह्यूमंस में स्पर्म्स होते हैं, once you release them, they have to reach and fertilize the ovum within a given period of time. If they are unable to do that, they are dead and they are inactivated. फिर fertilization नहीं होगा. Okay, so viable period कितना है? 30 minutes. अब अगर मुझे बहुत सारी देर तक pollen को preserve करके रखना है, तो maybe for hybridization or other purposes, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसका क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकती हूँ. क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकती हूँ मैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलन बैंक. टेम्परेचर कितना रहेगा वहां पे? स्क्रीन देख के बताइए कितना रहेगा. -196 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट, -196 डिग्रीज. मैंने आपको अभी बताया कि पॉलन इज अ वेरी न्यूट्रिशियस थिंग, पर कभी कभी उससे एलर्जी भी हो सकती है. फीवर हो सकता है, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. सारे स्पीशीज की एलर्जी नहीं होती है, बट कुछ स्पीशीज ऐसे हैं विच कैन कॉज एलर्जी इन एवरीबडी, जैसे कि कैरेट ग्रास. वीड है ये एक्चुअली एक. तो इसका नाम, साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम hysterophorus. So that's a major source of pollen allergy, and it can harm your internal body organ. It is imported. It was introduced in India along with the imported wheat. So this is long back, जब हम लोग food grains के लिए sufficient नहीं थे, इंडिया में green revolution आया, उसके बाद we have become almost self sufficient in terms of food grains. उसके पहले we used to import it, और उसके साथ ही कैरेट ग्रास import होके आया था, and it caused a big threat as a weed. चलो, ये खत्म होने के बाद we have very few minutes, लेकिन जितने questions कर सकते हैं कर लेते हैं. So we were discussing questions. Wait. Microscope. So again, कौन सा, जब pollen grain होता है उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव. कौन सा सेल जर्मिनेट करेगा, कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे? जेनेटिक कंपैटिबिलिटी वाला, सेम टाइप ऑफ जीन पूल होना चाहिए. किसी का भी पॉलन किसी के भी स्टिग्मा पे नहीं डाल सकते हैं. ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे आपको लेबल करना है. सो ए से शुरू करते हैं. ए क्या है? पॉलन ट्यूब है. देखो यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है. आई शुड बी टेकिंग माय पॉइंटर. अच्छा, ये स्टिग्मा है. स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन डस्ट हुआ आके, फिर वो जर्मिनेट करना शुरू किया. जर्मिनेट करना शुरू किया तो एक पॉलन ट्यूब बना. वो पॉलन ट्यूब एंटर करेगा मेगास्पोर या तो एम्ब्रियो सेक पे. तो ये जो पूरा जहां मेरा पॉइंटर घूम रहा है, ये क्या है? एम्ब्रियो सेक. अच्छा बताइए, वो कौन से रीजियन से एंटर करेगा एम्ब्रियो सेक में? 2 एंड्स थे एम्ब्रियो सेक में. कौन से एंड्स थे? पता नहीं. कुलदीप, यस मैम. कौन से 2 एंड्स होते हैं एम्ब्रियो सेक में? वेरी बैड, रियली बैड.
एक होता है चेलेजल एंड और एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, जिसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अच्छा ये बताओ पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से या चेलेजल एंड से? माइक्रोपाइल। यस इट इज माइक्रोपाइलर एंड। अच्छा ये भी बता दो जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा तो वो कहां से ग्रो करेगा, पॉलन के कौन से हिस्से से ग्रो करना शुरू करेगा वो? जर्म पोर, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में जर्म पोर है और एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा माइक्रोपाइलर एंड से ये पॉलन ट्यूब यहाँ अंदर एंटर करेगा और अब वो किसके साथ फ्यूज होने वाला है, यहाँ पे एग सेल है विच इज मार्क्ड एज सी, तो उसके साथ वो फ्यूज होने वाला है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज कीप रिवाइजिंग योर लेसन्स चिल्ड्रन। ओके यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है देखो, ए क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, फिर ये क्या दिख रहा है आपको, ये एम्ब्रियो सेक दिख रहा है ना, तो पोलर न्यूक्लियाई है और फिर यहाँ पे सिनर्जिड है। अब सिनर्जिड, दो सिनर्जिड सेल्स होते हैं और बीच में क्या होता है, बीच में एग सेल होते हैं और उसके साथ साथ नीचे यहाँ पे क्या है, फिलीफॉर्म एपेरेटस है। फंक्शन बताइए फिलीफॉर्म एपेरेटस का। आई एम वेटिंग। कल रिवाइज किया था मैं भूल गया। अभी तुम लोगों को क्या करूं मैं, ऑनलाइन तो तुमको मार भी नहीं सकती ना, ऐसे मैम कल ही पढ़ा था। पड़ेगा मुझे, जैसा टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। फिलीफॉर्म एपेरेटस विल गाइड द पॉलन ट्यूब कि उसको कहां से जाना है एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन करने के लिए, वो इधर उधर भटक नहीं जाए, इसलिए फिलीफॉर्म एपेरेटस उसको गाइड करेगा कि ओके यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से अंदर घुसना है और फर्टिलाइजेशन करना है। ओके सो डी दैट इज सीन हियर इज pollen tube which will ultimately carry the male nucleus and fertilize the female nucleus, और pollen tube के अंदर ये जो दो दिख रहे हैं ये मेल न्यूक्लियस है जो जाके डबल फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. तो फिर फटाफट एक और क्वेश्चन ले सकते हैं।